नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की। ये फर्टिलाइजर सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है और हमारे पास इसकी ताज़ा स्टॉक रिपोर्ट है 3 जुलाई 2025 तक की। तो आइए जरा इस रिपोर्ट को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट में दिख रहा है कि स्टॉक 2233 रुपए और 66 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, पिछले दिन से थोड़ा नीचे, लगभग 1.7%। मार्केट कैप भी काफी बड़ा है, 658.5 बिलियन के आसपास। इसे रिपोर्ट में एक मिड रेंज परफॉर्मर बताया जा रहा है। जी हाँ। और अगर इसकी डीवीएम स्कोर देखें, मतलब ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम, तो स्कोर क्रमशः 55, 42 और 58 है। तो ड्यूरेबिलिटी 55 मतलब ठीक ठाक है, औसत मजबूती है। वैल्यूएशन 42, ये थोड़ा मीडियम रेंज में है, शायद महंगा भी कह सकते हैं। और मोमेंटम 58, वो तकनीकी रूप से न्यूट्रल जोन में है। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर एक मिली जुली सी तस्वीर दिख रही है डीवीएम स्कोर से। हाँ बिल्कुल, न बहुत शानदार न बहुत खराब। औसत गुणवत्ता, औसत वित्तीय स्थिति और तकनीकी पहलू भी बस ठीक ठाक। शायद उन निवेशकों के लिए ठीक हो जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते। दिलचस्प। तो मार्केट एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं इस बारे में, उनकी क्या राय बन रही है? देखिए, कुल 9 एनालिस्ट्स ने इसे कवर किया है और उनकी आम सहमति, मतलब ज्यादातर का मानना है कि इसे खरीदना चाहिए, बाय रेटिंग है। और उनका जो औसत लक्ष्य मूल्य है वो करीब 2445 रुपए का है, मौजूदा कीमत से लगभग 9% ऊपर। 9% ऊपर, ठीक है। तो एनालिस्ट्स तो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन क्या कंपनी के खुद के फंडामेंटल्स जैसे ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट इस उम्मीद को सपोर्ट करते हैं? ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट पर इसका स्कोर 43.5% है, मतलब 23 पैरामीटर्स में से सिर्फ 10 ही पास हुए हैं। अच्छी बातें भी हैं, जैसे कंपनी पर कर्ज काफी कम है, लो डेट, और रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आरओई वो काफी मजबूत है। हाँ, आरओई तो मजबूत है, लेकिन दिक्कत यह है कि पिछली 8 तिमाहियों में, मतलब 2 साल में, लगातार मुनाफा या बिक्री बढ़ती हुई नहीं दिखी है। कंसिस्टेंट ग्रोथ मिसिंग है और नेट कैश फ्लो वो भी पॉजिटिव नहीं है। ओहो, तो यहाँ भी वही बात, कुछ अच्छा कुछ चिंताजनक। मजबूत आरओई पर ग्रोथ धीमी। अच्छा, तो जो मुख्य रेशियोज हैं जैसे पी वगैरह, वो क्या कहानी बताते हैं? हाँ, तो इसका पी रेशियो पिछले 12 महीनों का यानी टीटीएम वो 31.9 है। 31.9। ये इंडस्ट्री के मुकाबले कैसा है? ये इंडस्ट्री के औसत से ज्यादा है। तो फिर से वही बात आती है कि शायद स्टॉक थोड़ा महंगा है। जैसा हमने पहले कहा, आरओई तो अच्छा है, 18.6%, इंडस्ट्री में काफी ऊंचा माना जाएगा इसे। और एक बहुत अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी बिल्कुल शून्य है, मतलब लंबी अवधि का कोई कर्ज नहीं। ये वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा पॉजिटिव है। 0 लॉन्ग टर्म डेट, ये तो वाकई बहुत अच्छा है। जी, पर सालाना रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वो 9.7% है और नेट मुनाफा ग्रोथ टीटीएम 25.8%। ये दोनों ही इंडस्ट्री के औसत से कम है। तो ग्रोथ के आंकड़े फिर थोड़े फीके पड़ जाते हैं। आपने पहले वैल्यूएशन स्कोर का जिक्र किया था, 42 मिड रेंज, और अब पी भी इंडस्ट्री से ज्यादा बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक महंगा है। हाँ, मतलब संकेत तो उसी तरफ हैं। और रिपोर्ट में एक और बहुत दिलचस्प बात लिखी है, स्टॉक अपने मौजूदा पी यानी 31.9 से नीचे, आप अंदाजा लगाइए, 92.6% समय ट्रेड करता रहा है। क्या कह रहे? 92.6% टाइम इससे सस्ता रहा है। जी हाँ, रिपोर्ट इसे पीई स्ट्रॉन्ग सेल जोन कह रही है। आसान भाषा में कहें तो अगर हम इसका अपना इतिहास देखें तो ये स्टॉक ज्यादातर समय इससे काफी सस्ता मिलता रहा है। अभी ये शायद अपनी, कह सकते हैं, प्रीमियम कीमत पर है। समझ गई, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, और वो मोमेंटम स्कोर 58 था, टेक्निकली न्यूट्रल, वो न्यूट्रल क्यों है? उसका मुख्य कारण ये है कि स्टॉक अपने ज्यादातर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। जैसे 8 में से 5 एसएमए और 8 में से 6 ईएमए के नीचे है। ये छोटी अवधि के ट्रेंड को दिखाते हैं। और दूसरे इंडिकेटर जैसे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 43.5 पर है, और एमएफआई, मनी फ्लो इंडेक्स, 46 पर। ये दोनों भी न्यूट्रल जोन में ही हैं। तो मतलब शॉर्ट टर्म में कोई खास तेजी नहीं दिख रही? हाँ बिल्कुल। हालांकि एक पॉजिटिव पहलू यह है कि अपने सेक्टर की दूसरी कंपनियों से तुलना करें तो इसका मोमेंटम स्कोर दूसरे नंबर पर आता है, तो अपने ग्रुप में ये फिर भी ठीक कर रहा है। ओके, तो फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, वैल्यूएशन सब देख लिया। अब ये बताइए कि इसमें निवेशक कौन है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ खास चल रहा है? जी, मार्च 2025 तिमाही के आंकड़े देखें तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 57% है
उन्हें थोड़ी सी घटाई है, बहुत मामूली। म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है, वो अब 14.98% पर है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बड़ा बदलाव है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs या FPIs, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 8.33% से बढ़ाकर 10.61% कर दी है। अरे वाह, FIIs की तरफ से खरीदारी, ये तो काफी पॉजिटिव संकेत माना जाता है। बिल्कुल। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करीब 19% पर बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो संस्थागत निवेशकों का भरोसा बढ़ा है इस तिमाही में। और एक और अच्छी बात है, प्रमोटरों ने जो अपने शेयर गिरवी रखे थे वो सारे छुड़ा लिए हैं, अब कोई शेयर गिरवी नहीं है। अच्छा, प्लेज शेयर्स भी खत्म, ये भी बढ़िया खबर है। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें, कोरोमंडल इंटरनेशनल अपने सेक्टर में एक लीडर है, वित्तीय स्थिति ठीक ठाक है, मतलब मध्यम कह सकते हैं, एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन अगर हम कंपनी के अपने इतिहास को देखें तो महंगा लग रहा है, और हाल के ग्रोथ भी इंडस्ट्री औसत से कम है। पर FIIs का बढ़ता इंटरेस्ट, ये एक मजबूत पॉजिटिव पॉइंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर एक विरोधाभास या पहली सी बनती है। एक तरफ तो एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदो, और FIIs पैसा लगा रहे हैं, जो दिखाता है कि उन्हें भविष्य अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ स्टॉक अपने ही पुराने वैल्यूएशन पैमानों के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सेल जोन में है। तो सवाल ये उठता है कि इस विरोधाभास का क्या मतलब है? क्या बाजार, क्या FIIs किसी ऐसी अनदेखी ग्रोथ क्षमता को देख रहे हैं जो अभी नंबर्स में नहीं दिख रही? क्या कोई ऐसी बात है जिसे वो आज कीमत दे रहे हैं? ये एक सवाल है जो निवेशकों को सोचना चाहिए।